नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारत की रेटिंग अपग्रेड करने के लिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने मूडीज एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक बैठक की और इस मीटिंग पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। सब मिला के ये मूडीज की आज जो बातचीत हुई, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। बातें हुई काफी चीजों पर, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश और स्टेट सरकार जो राज्य सरकारें हैं उनके बजट पर बात हुई, उनकी बोरोइंग कैसी है इस पर बात भी हुई और फिजिकल डेफिसिट पर बातचीत भी हुई। ये मीटिंग लगभग 2 घंटे चली। उसके बाद जो वित्त मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो बोल रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की मूडीज अपनी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर देगा भारत के लिए। उन्होंने ये बात भी बोली कि कैसे इंडोनेशिया जैसे देश हैं उनकी बेटर रेटिंग है। इन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जो रेटिंग का जो पैमाना है उस पे जो जिस तरह से देखा जाता है उसको भी सुधारना चाहिए और उस पर बोरोइंग पे काफी बात हुई। तो इन सब मुद्दों के चलते भारत ने अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है और ये बताया कि कैसे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है पिछले कुछ महीनों में। इसको लेकर मूडीज को उनका अपग्रेड करना चाहिए जो अभी Baa3 है यानी कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेटिंग पर है। इसको लेके सरकार जाहिर बात है खुश नहीं है और चाहती है अपग्रेड हो। इस सब के चलते ये चर्चा हुई। 2 घंटे की मीटिंग के बाद सरकार के बहुत जो अलग अलग नीति आयोग है, डिसइन्वेस्टमेंट, दीपम है, वित्त मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सब जो है वहां मौजूद थे और पूरी बात ये बताई गई कि अपग्रेड होना चाहिए भारत क्रेडिट रेटिंग। और ये उम्मीद मानी जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहता है और उम्मीद भी रखता है कि जल्द ही भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया जाएगा मूडीज की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। बैठक का एजेंडा क्या होगा बता रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 11 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है और सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि कई इंपॉर्टेंट आइटम हैं जो कि एजेंडे के तौर पर रहेंगे जीएसटी काउंसिल के सामने चर्चा के लिए और फिर मंजूरी के लिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जीओएम की रिपोर्ट, क्योंकि जीओएम ने पहले ही ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट है वो जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। हालांकि डाइवर्स व्यू के साथ ये रिपोर्ट सौंपी गई है। जीओएम सदस्यों के बीच में आम सहमति जो है नहीं बना पाई, लेकिन रिपोर्ट जो है जीएसटी काउंसिल के पास सौंप दी गई है और इस बात की संभावना है कि जीएसटी काउंसिल इस रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। सूत्र में इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर डिफरेंशियल जीएसटी का मैकेनिज्म जो है वो अपनाया जा सकता है, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स के आधार पर तय किया जाएगा। मसलन गेम ऑफ स्किल पर अलग जीएसटी और गेम ऑफ चांस के ऊपर अलग जीएसटी। ये प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो है मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर जीएसटी की दरें। प्रस्ताव के हिसाब से मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी की दरों को घटाकर 5% किया जा सकता है, खासकर प्री पैकेज आइटम के मामले में, और 0 किया जा सकता है लूज आइटम के मामले में। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जहां तक सीमेंट पर जीएसटी की दरों में कटौती करने का सवाल है, उसको 18% से घटाकर निचले स्लैब में लाने का सवाल है, ये मसला जो है अभी भी विचाराधीन है। फिटमेंट कमेटी इस प्रस्ताव पर अभी भी काम कर रही है, लिहाजा इस बात की संभावना कम है कि अगली बैठक में इस प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के सामने लाया जाए। जहां तक जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जीओएम के रिकंस्टिट्यूशन का सवाल है, सूत्र में बता रहे हैं कि ये प्रस्ताव भी रहेगा, क्योंकि जो इस वक्त कन्वीनर हैं इस जीओएम के, वो कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर है जो कि इस वक्त ऑफिस में नहीं है, लिहाजा इस पूरे जीओएम को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रस्ताव होंगे जो कि इस बात से संबंधित होंगे, कुछ नए उपाय किए जाएंगे, कुछ नए मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जीएसटी के अंदर जो टैक्स चोरी हो रही है उसकी घटनाओं को कैसे प्लग इन किया जाए। ऐसे प्रस्ताव भी जीएसटी के काउंसिल के सामने डिस्कशन के लिए रखे जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। आप मोबाइल का कितने घंटे इस्तेमाल करते हैं और आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसी है, इससे आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ या घट सकता है। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ये रिस्क अंडर राइटिंग का जरिया होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के चेयरमैन देबाशीष पांडा के मुताबिक आने वाले वक्त में इंश्योरेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित होगा। टेक्नोलॉजी की मदद से इंश्योरेंस से जुड़ी लागत को भी कम किया जाएगा। Alternative data sources may also play an important role to assess the needs and risk profiles. Now, traditionally, insurance was based on demographic information like age, gender, and occupation. The emerging technologies can be used to analyze alternative data sources, such as the social media profile, mobile phone usage patterns, online behavior, etc., to rate risk and offer insurance coverage.
बढ़ते आगे, आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंश्योरेंस सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा और ग्राहकों को इससे कैसी सुविधा मिलेगी, ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा, ये मानना है इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA का। IRDA के मुताबिक जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहे हैं उसको देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंश्योरेंस कंपनियां इस्तेमाल करेगी और इससे कंपनियों की कॉस्ट कम होगी, लागत कम होगी और उसका फ़ायदा जो है वो ग्राहक पॉलिसी होल्डर्स को भी मिलेगा ओवरऑल प्रीमियम पास ऑन के तौर पे। इंश्योरेंस रेगुलेटर का ये भी मानना है कि AI के इस्तेमाल से और जिस तरह से अंडरराइटिंग भी है वो भविष्य में बदलेगी। अभी तक अलग अलग जो टूल्स है रिस्क अंडरराइटिंग के लिए वो व्यक्ति की जो हेल्थ है, उसकी एज है, उसकी ज्योग्राफी है, इसके जरिए कंपनियों के द्वारा अंडरराइटिंग की जाती है। लेकिन आने वाले वक्त में एक उदाहरण के तौर पे IRDA का मानना है कि मोबाइल को कितने घंटे आप इस्तेमाल करते हैं या फिर आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, किस तरह का सोशल मीडिया प्रोफाइल आप मेंटेन करते हैं, ये चीज़ें भी आपकी रिस्क अंडरराइटिंग को प्रभावित करेगी और इसके जरिए आपके जो इंश्योरेंस पॉलिसी है अलग अलग तरह की, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम बढ़ या घट सकता है। तो भविष्य में ये जो बदलता हुआ इंश्योरेंस है वहाँ पर आपका मोबाइल यूसेज से लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करेगी। और इसी कड़ी में जिस तरह से IRDA एक नया ई-मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है जिसका नाम है बीमा सुगम, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम बढ़ रहा है। IRDA के मुताबिक वर्क इन प्रोग्रेस है और बीमा सुगम जो है वो भारत के अंदर एक तरह से UPI मूवमेंट होगा। जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर UPI ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसी तरह बीमा सुगम जो है वो इंश्योरेंस के अंदर एक तरह से UPI का मूवमेंट जो है साबित होगा। बढ़ते आगे, रुपए में शानदार रिकवरी के बाद अब बात सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चल रही है। महंगाई के दौर में अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए ये सुनहरा मौका लेकर आया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आप सस्ता सोना खरीद सकते हैं। स्कीम की पूरी डिटेल्स दे रहे हैं विश्व मोहन। बिल्कुल सही कहा आपने, सस्ता सोना खरीदने के लिए और जो खूबियां हैं गोल्ड बॉन्ड के वजह से, और यही वजह है कि इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग भी देखने को मिलती है और काफ़ी कई महीनों के बाद गोल्ड बॉन्ड अब वापस से आ रहा है। 19 से 23 जून तक ये इशू खुला रहेगा, आपके लिए गोल्ड बॉन्ड खरीदने का मौका है। सबसे अच्छी बात ये है कि आप मिनिमम 1 ग्राम की भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 किलो तक इसकी खरीदारी की जा सकती है। हालांकि ट्रस्ट के लिए ऊपरी सीमा 20 किलोग्राम है। इंडिविजुअल अगर आप हैं तो 4 किलोग्राम अधिकतम गोल्ड बॉन्ड में खरीदारी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है। गोल्ड के किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको ब्याज नहीं दिया जाता है। साथ ही स्टोरेज कॉस्ट की कोई चिंता नहीं है गोल्ड बॉन्ड में, क्योंकि डिजिटल गोल्ड है। डिजिटली आपको सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और साथ ही आपको स्टोरेज कॉस्ट के अलावा यहाँ पर आपको 3% का GST भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो 3% का GST भी लगता है। 5 साल के बाद आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। अगर 8 साल तक रुकते हैं तो आपको कोई टैक्स का भी झंझट नहीं है, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप जल्द निकलना चाहते हैं तो अगर आप जिस सीरीज के गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं उसकी ट्रेडिंग डीमैट फॉर्म में अगर आप गोल्ड बॉन्ड को ले लें और उसमें ट्रेडिंग के लिहाज से उसे रखें और जब वो लिक्विड हो जाए तो कभी भी मार्केट प्राइस पर निकल सकते हैं। तो गोल्ड बॉन्ड की सबसे अच्छी बात यह है तो प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस बढ़ने पर प्राइस का फायदा। अगर प्राइस नहीं भी बढ़ रहा है तो कम से कम 2.5% का ब्याज सेविंग के बराबर तो आपको मिल ही रहा है। ये खूबी है गोल्ड बॉन्ड की और भारत सरकार की गारंटी है, क्योंकि RBI की तरफ से इसे जारी किया जाता है। इस वजह से ही गोल्ड बॉन्ड को लेकर लोगों का काफ़ी इंतजार रहता है और आखिरी के जब इशू जिस दिन खुलता है उससे पहले 3 कारोबारी दिन का जो औसत भाव होता है उसके आधार पर गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस तय होता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात बाजार की। बाजार में आई रिकॉर्ड तेजी। कारोबार के आखिरी घंटे बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 138 अंक चढ़कर 18,826 पर बंद हुआ। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। निफ्टी बैंक 494 अंक चढ़कर 43,900 के पार बंद हुआ। और इटीना स्वदेश पर बाजार के दिग्गज समीर अरोड़ा का कहना है कि अगले 4 से 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख का जो लेवल है वो छुएगा। ये निवेश का मौका न चूकें। बिग पिक्चर में आपको बाकी चीजों से बेटर मिलेंगे।
आपको ना डेट में मिलेंगे, ना गोल्ड में मिलेंगे, ना प्रॉपर्टी में मिलेंगे, अनलेस कि आप लैंड को कन्वर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता। बट जनरल प्रॉपर्टी में जो लोग लेते हैं, वो अपार्टमेंट ले लिया, फ्लैट ले लिया फॉर इन्वेस्टमेंट, उससे तो बहुत ज्यादा बनेंगे। और हमारे यहाँ नहीं, वो हर जगह बनते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो वो नंबर, अगर मेरे को खाली ऐसे ही बोलना हो, तो मेरे हिसाब से 14-15% पर एनम इन रूपी टर्म्स। इसीलिए अगर आप देखें, ये जो जो स्ट्रेटेजिस्ट अपनी थोड़ी पॉपुलैरिटी चाहते हैं या पब्लिसिटी चाहते हैं, वो कहेंगे जी इंडेक्स 2 लाख हो जाएगा या इंडेक्स 1 लाख हो जाएगा। उसमें करना कुछ नहीं है। आप कोई भी इंडेक्स लो, उसको 14-15% से कंपाउंड करो, और अगर वो 5 साल में 1 लाख लगता है तो कहो जी 1 साल में, आई मीन 5 साल में 1 लाख हो जाएगा। अगर और बड़ा करना है तो कहो जी पता नहीं साल है, 12 साल में 2 लाख हो जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है। बट बिग पिक्चर में आपको इस रेंज में पैसे बनेंगे मार्केट। और अब चलिए बात करते हैं बिपरजॉय तूफान की। गुजरात में कहर बरपाने के बाद ये तूफान राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार कम हो गई है। तूफान के कमजोर होने और गहरे दबाव में बदलने से दक्षिण राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के असर से निपटने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। एनडीआरएफ की टीम जालौर में पहुंच चुकी है। आज 8:30 बजे साइक्लोन बिपरजॉय एक साइक्लोन स्टॉर्म जैसे सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर केंद्रीभूत है। भुज के आसपास 30 किलोमीटर दूरी पे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे ये ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड गति कर रहा है और ये आज शाम के आसपास फर्दर वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो सकता है। इसके प्रभाव में अभी विंड स्पीड लगभग 75 to 85 kmph गस्टिंग टू 95 kmph चल रहा है और धीरे धीरे विंड स्पीड कम होगा और शाम को इसका विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगस्त में 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात और एडजनिंग एरियाज ऑफ साउथ राजस्थान। इसकी वजह से बारिश चल रहा है। अभी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आज हो सकता है। हर जिले के अंदर बाड़मेर, जालोर तो मुख्य द्वार है जहाँ से आने की संभावना है कल, और बाकी जो है परसों भी संभावना है कि उसके आगे जाएगा। तो मौसम विभाग के अधिकारी जो है उनकी मौजूदगी के अंदर हम लोगों ने पूरा रिव्यू कर लिया है। सब जगह सिविल डिफेंस के लोग भी या जो संबंधित लोग हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, सब डेप्यूट हो चुके हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, जो वार्निंग दी जा रही है उसमें मुख्य रूप से बाड़मेर, जालोर के लोगों में कहना चाहिए उस वार्निंग को आप लोग फॉलो करें। वार्निंग को फॉलो करने का काम तो पब्लिक का है, अलर्ट करने का काम सरकार का है। इधर गुजरात की बात करें तो मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक बिपरजॉय तूफान कल रात 11 बजे गुजरात तट को पार कर गया और इसके साथ ही तूफान लगातार कमजोर होता जा रहा है। शाम तक इसके और कमजोर होने की संभावना है। धीरे धीरे ये चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसके असर से पूरे गुजरात में बारिश होगी। बिपरजॉय भले ही गुजरात से गुजर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया तबाही के निशान। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने बिपरजॉय ने गुजरात में भारी तबाही मचाई, जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। कई पेड़ उखड़ गए, पावर सप्लाई चरमराई, समुद्र तटों पर भारी भूस्खलन हुआ। देखिए, बीती रात बहुत ही चुनौतियों भरी हुई थी। आज नई सुबह फिर वही उत्साह, वही साहस के साथ टीम गुजरात ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। भगवान द्वारकाधीश और सोमनाथ दादा के आशीर्वाद से, सरकार की प्रोएक्टिव कामगिरी के कारण आज सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार के कैजुअलिटीज़ की खबर नहीं है। कुछ लोग जख्मी ज़रूर हुए हैं, उनका इलाज सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा कराया जा रहा है। पूरे गुजरात में 22 जितने पुलिस के जवान हमारे जख्मी हुए हैं। सेवा करते करते जख्मी हुए ये जवानों की इलाज भी अस्पताल में चालू है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांड्या। बिपरजॉय चक्रवात के बाद जो प्रत्याघात पड़े हैं कच्छ के मांडवी में, हम आपको दिखाएंगे, आप स्तब्ध रह जाएंगे।
अब देखिए कि किन परिस्थितियों का अब निर्माण यहाँ पे हुआ है। हम मांडवी और नलिया का जो हाईवे है उसके पास से जो रोड निकलता है और उसके पास जो कुछ रहवासी क्षेत्र हैं वहां पे हम मौजूद हैं। यहाँ देखिए क्या हाल है। डॉक्टर कॉलोनी ये एरिया है और डॉक्टर कॉलोनी एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ। बारिश इतनी जोरदार हुई उसके बाद यहाँ लगभग परिस्थितियां जलमग्न बन चुकी हैं। इस तरह आप देखें टूटे हुए पेड़ आपको नजर आएंगे, गिरे हुए पेड़ आपको नजर आएंगे और इन गिरे हुए पेड़ों के बीच में से जो कचरा है और उन कचरों के साथ में पूरी तरह से रोड का पानी भी, हाईवे का पानी भी यहां पर आ चुका है और एक जगह पूरे पानी की आमद हो गई है। यहां पूरी तरह से 100% वाटर लॉगिंग है। आप देखें मेरे कमर तक यहां लगभग पानी आ चुका है और यहां खड़े रहना मुश्किल है। ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। और इन सभी परिस्थितियों के बीच में सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि आखिर यहां से निकले तो निकले कैसे। यहां बहुत सारे घर हैं, रहवासी क्षेत्र है ये डॉक्टर कॉलोनी, जहां पे अच्छे लोग रहते हैं और बहुत सारे परिवार यहां पे हैं। कुछ परिवार यहां से घर छोड़कर चले गए हैं और कुछ परिवार अभी भी यहां पर अंदर फंसे हैं और राहत और बचाव कार्य का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब राहत और बचाव कार्य उन तक पहुंचेगा। आप देखिए ये घर यहां पे D14 लिखा हुआ और D14 लिखा हुआ ये घर, यहां पर ऊपर लोग फंसे हैं। नीचे घरों में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि ताला लगा हुआ है। गाड़ियां यहां पर जलमग्न होती हुई है, गाड़ियां बाहर निकल ही नहीं सकती क्योंकि निकलने के लिए उतनी जगह ही नहीं है, गाड़ियां डूब जाएंगी। लोगों ने सीढ़ियों के सहारे गाड़ी को टिका के रखा हुआ है ताकि उनकी गाड़ियां जो हैं वो बची रहें, क्योंकि इंजन के अंदर पानी जाने के बाद में गाड़ियों का चलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संकेत को कहूंगा कि आपको वहां दिखाएं जहां एक बिल्कुल खराब और भंगार पड़ी हुई एक एम्बुलेंस रखी है, वो एम्बुलेंस भी लगभग डूब गई है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत पे आई है वो कचरा, बिल्कुल पूरे रोड का और आसपास के नालों का कचरा भी यहाँ पे इकट्ठा होता हुआ। और अब जब ये पानी हटेगा वो तो अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती है, पर उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो होगी यहाँ पर महामारी न फैलने की। उसको को लेकर भी मेडिकल टीम्स का इंतजाम किया जाएगा, ये बात कही जा रही है। सरकार और प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती है लोगों को बचाना, दूसरी चुनौती है वेट एंड वॉच करना। और वो वेट एंड वॉच चुनौती इसलिए है क्योंकि जब तक पानी नीचे नहीं उतरता तब तक यहाँ किसी भी तरह से बुनियादी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या फिर यहाँ म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आता है वो सब अभी फिलहाल कनेक्शंस यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। तो बहुत ही हालात जो हैं वो तूफान जो है अपने निशान छोड़ने के बाद दिखाता हुआ। तूफान भारी तबाही मचा चुका है, जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरे हैं। कोई आपदा प्रबंधन की टीम लगातार एक्शन में है। तूफान के कमजोर पड़ने और चक्रवात में बदलने की वजह से कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश हो रही है और इससे पानी जमा हो गया है। परेशानी तो ये तो कुदरत की आफत है, किसी ने किया नहीं है। ये तो अभी तंत्र भी अलर्ट है, जेसीबी भी लग गया है, पानी निकालने वाला भी लग गया है, सब टीम वर्क चालू है और थोड़ी देर में सब खुला हो जाएगा रास्ता। आफत तो बड़ी जोर की है, लेकिन हम लोग जैसे फ़ोन करते हैं वो लोग आ जाते हैं वो टाइम में। हमारा कामगिरी किधर झाड़ पड़ गया, किधर वो हो गया, वो सक्रिय है एकदम। प्रशासन की तरफ से क्या आपको राहत दी जा रही है, किस प्रकार की रात फ़ोन किया और शायद आएगा। अभी टाइम सब खत्म हुआ है, अभी वो लोग पहुंचने वाला है। अभी बिजली काफ़ी जगह बंद है, प्रिकॉशनरी भी, क्योंकि विंड स्पीड हाई है। जखौ, नलिया, कोटेश्वर, नारायण सरोवर सब जगह अभी एटलीस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की विंड है। इवन अंदर नखत्राणा वगैरह विंड वेलोसिटी खूब ज़्यादा है। तो सर्वे अभी चल रहा है, आंकड़े सर्वे के बाद भी आएंगे। पर PGVCL के पोल्स, ट्रांसफार्मर्स वगैरह को मेजर नुकसान हुआ है एंड जो वृक्ष हैं वो काफ़ी मात्रा में धराशायी हुए हैं। सदनसीबे कोई जान हानि वगैरह नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई विगत नहीं आई है। तो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नॉर्मलसी रिस्टोर करें। हमारी टीम सर्वे शुरू हो गया है और अभी जैसा आप देख रहे हो कंटिन्यूस रेन्स और विंड है, जैसे ही धीरे उतरता है विंड वेलोसिटी कम होती है, हमारी सर्वे टीमें जाएंगी। 2 रोड अभी बंद है हाईवे मेन, उनको क्लियर करने की कामगिरी चालू है, वो 2 से 3 घंटे में हो जाएगी। अभी देखिए चूँकि कच्छ में विंड स्पीड काफ़ी है, द्वारका में भी विंड स्पीड 60+ है, इसलिए अभी सर्वे के लिए टीम्स बाहर नहीं निकल पा रही हैं कायदे से गांव-गांव में। बट जो प्राइमरी एक डाटा आता है, कच्चा जिसको डाटा कह सकते हैं, उसके हिसाब से अभी करीब 24-25 लोग इंजर्ड हुए हैं
ह्यूमन डेथ एक भी रिपोर्ट नहीं की गई हैं। जो कच्चे झोपड़े होते हैं वो करीब 60 के आसपास टूट गए हैं। जो अपने पक्के मकान हैं उनमें जो 2 या 3 मकान ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से खत्म ध्वस्त हो गए हैं। ऐसे ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। 581 के आसपास ट्रीज गिरे हैं। 3-4 रोड्स डिस्टर्ब हुई थी जिनको रोक दिया गया था, लेकिन अब उनको भी रिस्टोर कर दिया गया। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी बता रहे हैं वहां के ताजा हालात। कमान एनडीआरएफ खुद मौजूद है। सर, किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है? यहाँ पर एक बड़ा झाड़ गिरा हुआ है और सर मांडवी की अगर बात करें तो क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, अगर आप बता पाए। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, नॉर्मल है। कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ है सर? जी सर, और यहाँ चल रहा है। हाँ तो ये थे हमारे साथ सेकंड इन कमांड राजेंद्र चोपड़ा जी, जो मांडवी में एनडीआरएफ की कमान संभाले हुए हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे कोई घटना नहीं हुई है, झाड़ को जल्द से क्लियर किया जाएगा, कोई लॉस ऑफ लाइफ भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी तरीके से एनडीआरएफ हर जगह काम कर रहा है जहां जहां ऐसी घटनाएं घटी है और झाड़ को यहां से निकाला जा रहा है। और आज है फ्राइडे और रिलीज हो चुकी है मेगा बजट आदि पुरुष। और फिल्म को देखकर मेरी पहली राय कि ओम राउत ये आपने क्या बना डाला। जी हाँ, इस फिल्म में मेरा ज़रा भी मन नहीं लगा, क्योंकि ये फिल्म जिस तरह का प्रदर्शन करती है, जिस तरह के किरदार पेश करती है और जिस तरह के डायलॉग्स हैं इस फिल्म में, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि एक पौराणिक कहानी को पेश करते हैं। बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए थे, हम दर्शक भी उम्मीद यही कर रहे थे कि कुछ बदलाव बेहतर हुए होंगे, लेकिन ये जो फिल्म ये पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि एक मिसफायर है। बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इस फिल्म से नज़र आया। और मैंने इस बारे में दर्शकों से भी बात की। दर्शकों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है और दर्शकों में जो बहुत बड़ी तादाद है उनका ये कहना है कि उन्हें ये नए आदि पुरुष जो नई रामायण है वो थोड़ी पसंद आई है, कहीं कहीं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन बतौर अगर मैं इस फिल्म को नंबर दूं तो ये फिल्म मैं यही कहूँगा कि ये नेगेटिव मार्के में जाएगी। और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कहा दर्शकों ने जब मैंने उनसे जाना कुछ देर पहले उनकी राय। जी हाँ, बड़े पर्दे पर आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है और हमारे साथ जनता है जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देकर निकली है। जरा उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आदि पुरुष कैसी लगी। मैम, आपका नाम? भक्ति जी, बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी? हाईली डिसअपॉइंटेड, नहीं अच्छी लगी। जो एक्सपेक्टेशंस लेकर गई थी उसके हिसाब से ये मूवी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको ज्यादा निराश किया? कास्ट को लेकर कास्ट मुझे प्रभास एज प्रभु राम नहीं अच्छे लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगे। क्योंकि मैंने बचपन से जो रामायण देखी है, जो पढ़ी है, सुनी है, तो उसमें जो राम जी की जो छवि थी वो जहन में है कि वो काफ़ी ज़्यादा कोमल थे, निर्मल स्वभाव के थे, हंसमुख से थे। और ये काफ़ी अग्रेसिव लगे, जैसे लगे कि बाहुबली का सेट छोड़कर सीधा रामायण के सेट में आ गए और एक्टिंग स्टार्ट कर दी। आप तो पूरे भक्ति में माहौल में हैं, तो ज़रा बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी? जैसे कि मैंने बता रहा हूँ कि आदि पुरुष जो है एक बॉलीवुड पिक्चर्स की तरह हम इसे देखना पसंद करेंगे, ना कि रामायण की तरह, क्योंकि जो बचपन से हमें दिखाया गया है रामायण और उस तरीके का जो छवि है हमारे बीच में राम, सीता और हनुमान और प्लस जो है अपने रावण का, उसका कोई भी नहीं ले सकता, चाहे कितने भी पिक्चर्स आए, चाहे कितना भी पिक्चर्स आए। बहुत डिसअपॉइंटेड है कि अगर आज का जनरेशन को अगर हम ये पिक्चर्स दिखाते हैं तो उनके दिमाग में तो यही रहेगा ना कि ऐसे ही राम थे, ऐसे ही सीता थी, ऐसे ही रावण भी थे। तो दर्शक निराश फिल्म आदि पुरुष से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।